मुंबई की रात बारिश के बाद हमेशा अजीब लगती थी। सड़कों पर चमकती पीली रोशनी, भीगे हुए पुल, समुंदर से आती नम हवा और उन हवाओं के अंदर घुली हुई एक खामोश दहशत, जैसे शहर खुद किसी राज को छुपाकर बैठा हो। और मुंबई के इसी अंधेरे में एक नाम ऐसा था जिसे लोग जुबान पर कम लाते थे, लेकिन दिल में उसका डर लेकर जीते थे। अर्जुन राठौड़। वो सिर्फ माफिया दुनिया का हिस्सा नहीं था, वो उस दुनिया का कानून था। उसके बारे में अजीब अजीब कहानियां मशहूर थी। कोई कहता था उसने सिर्फ 25 साल की उम्र में पूरे बंदरगाह का गैर कानूनी व्यापार अपने कब्जे में कर लिया था। कोई कहता था बड़े बड़े नेता उससे इजाजत लिए बिना फैसला नहीं करते। और कुछ लोग तो यह तक कहते थे कि आधी रात के बाद मुंबई सिर्फ अर्जुन का होता है। लेकिन अर्जुन खुद कभी सामने नहीं आता था। ना उसकी तस्वीर अखबार में छपती थी, ना वो महफिलों में दिखाई देता था। वो अंधेरे की तरह था, हर जगह मौजूद, लेकिन कभी पूरी तरह नजर ना आने वाला। उसकी आंखों में हमेशा एक ठंडी खामोशी रहती थी। ना गुस्सा आसानी से दिखाई देता था, ना मोहब्बत। उसके आसपास रहते लोग उसकी निगाहों से भी खौफ खाते, क्योंकि अर्जुन चीख कर नहीं, चुप रहकर फैसला करता था। और उसकी खामोशी ही सबसे ज्यादा खतरनाक थी। मुंबई के पुराने इलाके में उसका एक बहुत बड़ा मेंशन था। बाहर से देखने पर वो बस एक आलीशान महल लगता, लेकिन अंदर पूरी एक दुनिया चलती थी। हर कोने में बंदूक लिए आदमी, हर कमरे में निगरानी, हर आवाज पर नजर। रात के 2 बजे भी वहां नींद नहीं होती थी। कोई ना कोई सौदा चल रहा होता, कोई फैसला लिया जा रहा होता, किसी की जिंदगी बच रही होती और किसी का नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाता। और इन सब के बीच अर्जुन राठौड़ बिल्कुल बेएहसास चेहरे के साथ बैठा होता, जैसे दुनिया का कोई भी दर्द उस तक पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस पत्थर जैसे इंसान के अंदर भी एक पुराना जख्म जिंदा था। एक ऐसा जख्म जिसे उसने कभी भरने नहीं दिया। दूसरी तरफ अनन्या देशमुख थी, एक बिल्कुल अलग दुनिया की लड़की। ना उसके पास ताकत थी, ना पैसा, ना कोई असर। वो मुंबई के एक सीधे साधे मध्यम घर में रहती थी। सुबह घर से निकलना, दफ्तर जाना, शाम को लौटकर माँ के साथ चाय पीना। उसकी जिंदगी बस इतनी सी थी। लेकिन उसके अंदर एक चीज बहुत मजबूत थी, उसकी सच बोलने की आदत। अनन्या एक खबरों के दफ्तर में काम करती थी। वो बड़े पत्रकारों की तरह कैमरा के सामने नहीं आती थी। उसका काम था सच को जोड़ना, टुकड़ों को मिलाकर असली कहानी समझना। उसकी नजर बहुत तेज थी। वो छोटी से छोटी बात पकड़ लेती थी, और शायद वही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। एक रात मुंबई के बंदरगाह के पास भयानक गोलीबारी हुई, कई लोग मारे गए। सुबह तक पूरा शहर उस खबर से गर्म था। हर समाचार दफ्तर में सिर्फ उसी की बात हो रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि पुलिस ने बहुत जल्दी मामला दबा दिया। कोई नाम सामने नहीं आया, कोई असली वजह नहीं बताई गई, जैसे किसी ने पूरी घटना को अंधेरे के नीचे दबा दिया हो। अनन्या को यह बात हजम नहीं हुई। उसने अपनी तरफ से जांच शुरू की। उसने बंदरगाह के आसपास के लोगों से बात की, पुराने चौकीदारों से, चाय वालों से, और धीरे धीरे उसे समझ आया कि यह आम गोलीबारी नहीं थी। यह मुंबई के 2 बड़े माफिया गिरोहों के बीच टकराव था, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जान भी गई थी। और उस टकराव का असली कनेक्शन था अर्जुन राठौड़ से। पहली बार जब अनन्या ने ये नाम सुना, उसके अंदर अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे किसी ने हवा को ठंडा कर दिया हो। लेकिन अनन्या रुकने वाली नहीं थी। उसने सच जानने की जिद कर ली। उसने रातों को पुराने दस्तावेज देखने शुरू किए, पुरानी खबरें पढ़ी, पुराने कत्ल और गायब लोगों का हिसाब जोड़ना शुरू किया। और धीरे धीरे एक चेहरा उसके सामने उभरने लगा। एक ऐसा आदमी जो खुद कभी सामने नहीं आता, लेकिन पूरी मुंबई उसके इशारे पर चलती है। अर्जुन राठौड़।
लेकिन अनन्या को नहीं पता था कि जिस वक्त वो अर्जुन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, उसी वक्त अर्जुन के लोग उस पर नजर रखना शुरू कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने अनन्या के बारे में पहले ही पता चला गया था। एक शाम अनन्या दफ्तर से घर लौट रही थी। सड़क भीगी हुई थी, हवा में बारिश की खुशबू थी। वो सड़क पार करने ही वाली थी कि एक काली गाड़ी उसके पास आकर धीरे से रुकी। शीशा नीचे हुआ, अंदर अंधेरा था। सिर्फ एक आदमी की आंखें नजर आई, ठंडी, बेएहसास, खामोश। अनन्या एक पल के लिए जम गई। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। फिर गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन अनन्या का दिल अजीब तरीके से धड़कने लगा था। उसे महसूस हुआ जैसे वो आंखें उसके अंदर तक उतर गई हो। उस रात अनन्या को नींद नहीं आई, और उसी रात मुंबई के दूसरे कोने में अर्जुन राठौड़ एक बड़ी मेज के सामने बैठा हुआ था। उसके आसपास उसके आदमी खड़े थे। एक आदमी ने धीरे से कहा, वो लड़की ज्यादा जानने लगी है। कमरे में खामोशी छा गई। सब अर्जुन के फैसले का इंतजार करने लगे, लेकिन अर्जुन चुप रहा। कुछ देर बाद उसने सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ा और धीरे से बोला, उसने जो देखा है वो बस ऊपर का सच है, लेकिन अगर वो और अंदर गई तो जिंदा नहीं रहेगी। एक आदमी ने पूछा, तो खत्म कर दे उसे। अर्जुन की आंखें धीरे से उठी और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, नहीं, उस पर नजर रखो। हर वक्त। उस रात के बाद अनन्या की जिंदगी बदलने लगी। उसे महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी कोई काली गाड़ी उसके घर के बाहर नजर आती, कभी कोई आदमी भीड़ में खड़ा उसे देखता रहता, कभी रात को अनजान फोन आते और सामने सिर्फ खामोशी होती। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, अनन्या जितना डर रही थी, उतना ही वो अर्जुन राठौड़ के बारे में सोचने लगी थी, और कहीं न कहीं ये भी समझने लगी थी कि इस सब का कनेक्शन अर्जुन से ही है, जैसे वो नाम धीरे धीरे उसके अंदर उतरता जा रहा हो। और दूसरी तरफ अर्जुन भी पहली बार किसी को सिर्फ खतरा समझकर नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। उसने अनन्या की हर बात जान ली थी। वो कब घर से निकलती है, कब चाय पीती है, कब रात को देर तक जागती है, कौन सी बात पर हंसता है, कौन सी बात पर चुप हो जाती है। और यह सब जानकर भी अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि उसकी नजर बार बार उस लड़की पर क्यों जा रही है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि अर्जुन के लिए कोई खतरा उठा था। अब अनन्या की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। उसके दिन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। दफ्तर जाना अब नॉर्मल रूटीन नहीं था। हर सुबह उसके अंदर एक अजीब सा बोझ होता, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसके हर कदम का हिसाब रख रहा हो। और ये सिर्फ एहसास नहीं था, ये सच था। उसके घर के बाहर खड़ी वह काली गाड़ी अब कभी कभी नहीं, रोज दिखने लगी थी। लेकिन अनन्या अब डरने वाली लड़की नहीं थी। उसके अंदर अब सवाल उगने लगे थे, और उनका जवाब ढूंढना उसके लिए जरूरी था, और उसने अपनी तलाश जारी रखी हुई थी। दूसरी तरफ अर्जुन के महल में खामोशी पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। एक बड़े से कमरे में, जहां सिर्फ शीशे और स्टील का माहौल था, अर्जुन अकेला खड़ा था। सामने शहर की लाइट्स थीं, मुंबई जो उसके इशारे पर सांस लेती थी। लेकिन उस रात उसकी आंखों में वह पुरानी ठंडक नहीं थी जो हर फैसला लेने से पहले होती थी। वहां कुछ और था, उलझन जैसा। एक आदमी अंदर आया। बॉस, लड़की अब ज्यादा अंदर तक पहुंच रही है, अगर उसे रोकना है तो अभी वक्त है। अर्जुन ने उसकी बात सुनी, लेकिन जवाब नहीं दिया। वह कुछ देर खिड़की के बाहर देखता रहा, फिर धीरे से बोला, रुकना होता तो अब तक रुक चुकी होती। कमरे में सन्नाटा और भारी हो गया। उस आदमी ने हिम्मत करके पूछा, तो फिर आप चाहते क्या हैं? अर्जुन की नजर अब भी बाहर थी, और उसकी आवाज पहली बार पहले जैसी सख्त नहीं थी। मैं खुद समझ नहीं पा रहा। ये अल्फाज अर्जुन राठौड़ के थे,
और ये सुनना उस दुनिया में किसी अर्थक्वेक से कम नहीं था। उधर अनन्या ने अब फाइनली फैसला कर लिया था, अब वह चुप नहीं रहेगी। अगर कोई उसको फॉलो कर रहा है तो वह खुद उस तक पहुंचेगी। उसने अपने ऑफिस के एक पुराने कॉन्टैक्ट से कुछ फाइल्स निकालीं। बंदरगाह की उस रात की अधूरी रिपोर्ट्स, कुछ ऑडियो क्लिप्स और कुछ सीसीटीवी फ्रैगमेंट्स जो ऑफिशियली करप्ट डेटा बोलकर हटा दिए गए थे। लेकिन अनन्या ने उन्हें वापस जोड़ना शुरू किया, और जब टुकड़ों को जोड़ा गया तो एक चीज बार बार सामने आई। हर रास्ते का एंड एक ही नाम पर जा रहा था, अर्जुन राठौड़। उस रात अनन्या ने अपना लैपटॉप बंद किया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। जो भी है, अब सामने आना ही होगा, उसने धीरे से कहा। और उसी रात उसने पहली बार जानबूझकर एक जगह जाने का फैसला किया। वह जगह थी पुराना डॉक एरिया, वहीं जहां सब कुछ शुरू हुआ था। रात के 1 बजे हवा तेज थी और समंदर की आवाज जैसे किसी पुरानी चीज को छुपा रही थी। अनन्या अकेली वहां खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा रिकॉर्डर था। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन पैर पीछे नहीं हट रहे थे। और फिर पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। अनन्या ने पलट कर देखा। अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक शख्स खड़ा था, सीधा, शांत और खतरनाक हद तक काम। अर्जुन राठौड़। पहली बार वह उसके सामने था। ना कोई दूरी, ना कोई स्क्रीन, ना कोई अफवाह, सिर्फ वह और वह। अनन्या का दिल एक पल को रुक गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। तो तुम हो अर्जुन राठौड़, उसने सीधा कहा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। तुम यहाँ क्यों आई हो? अनन्या की आवाज थोड़ी तेज हो गई। जवाब लेने तुम्हारे हर गुनाह का। अर्जुन ने हल्की सी एक नजर नीचे की। गलत जगह आ गई हो। गलत लोगों के बीच सच ढूंढने का नतीजा अच्छा नहीं होता। अनन्या ने कदम आगे बढ़ाया। सच छुपाया जा रहा है, और हर छुपाने वाले का नाम तुम पर आ रहा है। ये सुनते ही हवा थोड़ी और भारी हो गई। अर्जुन का चेहरा नहीं बदला, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी सी और गहरी हो गईं। तुम्हें जो दिखाया जा रहा है वो आधा सच है। अनन्या ने तुरंत जवाब दिया। तो पूरा सच क्या है? अर्जुन ने पहली बार उसे सीधा देखा, और उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। पूरा सच तुम जैसी लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता। अनन्या ने बिना डरे कहा। मुझे सेफ्टी नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। ये लाइन जैसे हवा में अटक गई। अर्जुन ने एक पल के लिए उसको देखा, फिर धीरे से बोला, तुम सच के पास नहीं, मेरे कंट्रोल में खड़ी हो। और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसका अनन्या को अंदाजा भी नहीं था। पीछे से 2 लोग आए। उसके दोनों हाथ पकड़ लिए गए। अनन्या ने स्ट्रगल किया। ये क्या कर रहे हो तुम? अर्जुन ने हाथ उठाया। छोड़ दो। लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा हार्श ऑर्डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हेजिटेशन थी। लोग रुक गए। अनन्या ने हैरानी से अर्जुन को देखा। तुम मुझे यहाँ से ले जा रहे हो या बचा रहे हो? अर्जुन कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर सिर्फ इतना बोला, मैं खुद नहीं समझ रहा। और ये पहली बार था जब अर्जुन राठौड़ किसी इंसान के सामने जवाब में उलझा हुआ था। मुंबई की रात उस पल और भी गहरी हो गई, और एक लड़की जो सच ढूंढने निकली थी, अब उस सच के सबसे खतरनाक इंसान के सामने खड़ी थी। हवा में एक अजीब सा तनाव जम गया था, जैसे समुंदर भी उस पल सांस रोककर देख रहा हो कि आगे क्या होगा। अर्जुन ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी नजर सीधी अनन्या पर थी। फिर उसने कहा, तुम्हें यहाँ से ले जाना गलत नहीं है। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा यहाँ आना ही गलत था। अनन्या ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। मैं कोई चीज नहीं हूं जिसे तुम लोग उठा के ले जाओ। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के नीचे डर छुप नहीं पा रहा था। अर्जुन ने उसकी बात सुनी,
और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी थकान जैसी रेखा उभरी। तुम समझ नहीं रही, उसने कहा। तुम जिस सच के पीछे हो, वह सच तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अनन्या ने सीधा उसकी आंखों में देखा। और तुम सोचते हो कि तुम मुझे डरा दोगे? यह सवाल अर्जुन के अंदर तक लग गया। कुछ पल खामोशी रही। फिर अर्जुन ने एक स्टेप पीछे लिया। तुम घर जाओ, उसने कहा। अनन्या ने हैरानी से देखा। अर्जुन ने उसकी तरफ नहीं देखा। इससे ज्यादा तुम यहाँ रुकोगी तो तुम सिर्फ सवाल नहीं खोलोगी, अपनी मौत के दरवाजे भी खोल लोगी। ये सुनकर अनन्या का गुस्सा फिर से उठा। तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं पीछे हट जाऊं? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार कुछ टूटता हुआ सा दिखाई दिया। मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। ये लाइन सिंपल थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो नॉर्मल नहीं था। अनन्या कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर धीरे से बोली, और अगर मैं ना मानूं? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। उस पर एक स्क्रीन थी। उसमें अनन्या का घर, उसकी बिल्डिंग, उसका फ्लोर, सब दिख रहा था। अनन्या का चेहरा पल भर के लिए सफेद पड़ गया। तुम मेरे घर को ट्रैक कर रहे हो? अर्जुन ने बिना किसी इमोशन के कहा। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। अनन्या का गुस्सा अब हद से ज्यादा हो गया। यह पागलपन है। अर्जुन ने उसकी बात काट दी। यह दुनिया है और यहाँ यही सब चलता है। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन ने धीरे से वह डिवाइस बंद किया। तुम सेफ हो, उसने कहा, जब तक तुम इस रास्ते से दूर हो। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और उसकी आवाज धीमी हो गई और फिर अनन्या ने कहा, तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो या प्रोटेक्ट? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, बस पलट गया। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, तुम दोनों में फर्क अभी समझ नहीं पाओगी। और वह अंधेरे में गायब हो गया। अनन्या वहीं खड़ी रह गई। समुंदर की हवा तेज हो गई थी, लेकिन उसके अंदर अब हवा नहीं, तूफान चल रहा था। अगली सुबह अनन्या ऑफिस नहीं गई। उसने सीधे अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को कॉल किया। मैं अर्जुन राठौड़ के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। अनन्या ने फोन रख दिया और उसी पल उसने डिसाइड कर लिया, अब वह पीछे नहीं हटने वाली। उधर अर्जुन अपने मैंशन के एक अंधेरे कमरे में अकेला खड़ा था। उसके सामने शहर था और शहर के बीच अनन्या देशमुख का नाम। एक आदमी अंदर आया। बॉस, हम उसे रोक सकते हैं, अर्जुन ने धीरे से कहा। रोकना प्रॉब्लम नहीं है। वह थोड़ा चुप हुआ, फिर बोला, प्रॉब्लम ये है, मैं उसे रोकना नहीं चाहता। कमरा बिल्कुल साइलेंट हो गया। और इस बार कहानी सिर्फ माफिया और सच की नहीं थी। ये कहानी अब दो ऐसे लोगों की बन चुकी थी जो एक दूसरे की जिंदगी को बिगाड़ भी सकते थे और बदल भी। अनन्या को लगा था कि जो कुछ डॉक पर हुआ था वह सिर्फ एक वार्निंग थी, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन होना तो कुछ और ही था। अगली सुबह वह ऑफिस पहुंची। उसकी फाइल से कुछ पेजेस गायब थे। उसके लैपटॉप में जो फोल्डर्स कल तक लॉक्ड थे, वह आज खुद ओपन थे। और सबसे अजीब बात, इतनी वक्त की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो फाइल उसने तैयार की थी, वह फाइल बिल्कुल बदली हुई थी। जैसे ऐसा कुछ था ही नहीं जो उसने जमा किया था, जैसे सब कुछ रिप्लेस कर दिया गया हो। अनन्या ने अपने बॉस को बताया, लेकिन जवाब सिंपल था, तुम ज्यादा सोच रही हो अनन्या। अनन्या ने कहा, सर, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये सब फाइल्स ऑफिस में लॉकर में रख के गई थी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ था जो शायद मेरे घर में सेफ नहीं रहता। लेकिन उसके बॉस ने अनन्या की बात खत्म होने से पहले ही कहा, अनन्या, बस बहुत हुआ ड्रामा, जाओ अपना काम करो। अनन्या को सब समझ आ रहा था कि इसके पीछे कौन है, लेकिन वह अभी भी अपनी बात पर कायम थी। दूसरी तरफ अर्जुन राठौड़ के मैंशन में एक नई मीटिंग चल रही थी। इस बार हवा पहले से ज्यादा टाइट थी। एक बड़े टेबल के अराउंड उसके सब क्लोज लोग खड़े थे। एक आदमी ने धीरे से कहा,
उस लड़की ने बाउंड्री क्रॉस कर दी है, अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलेगा। किसी ने पूछा। तो फिर? अर्जुन चेयर पर पीठ टिकाए बैठा था। उसकी उंगलियां टेबल पर धीरे धीरे चल रही थीं, जैसे वह किसी डिसीजन को अंदर ही अंदर मेजर कर रहा हो। फिर उसने सिर उठाकर कहा, उसे मारना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। सब चुप हो गए। यह अर्जुन राठौड़ के मुंह से पहली बार था जब सॉल्यूशन का मतलब एलिमिनेशन नहीं था। एक आदमी ने पूछा, तो फिर क्या करना है? अर्जुन ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसकी नजर विंडो के बाहर थी। मुंबई की लाइट्स, जो उसके कंट्रोल में चलती थी, आज उसके कंट्रोल से बाहर महसूस हो रही थीं। अर्जुन ने फाइनली कहा। फिर अचानक अर्जुन खड़ा हुआ और बाहर की तरफ देखते हुए बोला, उसे मेरी दुनिया में रखो। बाहर से वो खुद को तोड़ देगी, अंदर से मैं देख लूंगा। ये लाइन सिंपल थी, लेकिन उसके मीनिंग में एक अजीब सा ट्विस्ट था। प्रोटेक्शन या कंट्रोल, इस बात का मतलब समझ से बिल्कुल बाहर था, लेकिन अर्जुन से पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगली रात अनन्या अपने घर में थी। लाइट ऑफ थी, सिर्फ शहर की रोशनी विंडो से अंदर आ रही थी। तभी डोर बेल बजी। अनन्या ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक एनवेलप पड़ा था, उसके नाम के साथ। नो सेंडर, नो स्टैम्प, बस एक क्लीन प्रोफेशनल सील, जो कोई नॉर्मल सील नहीं थी, राठौड़ एम्पायर की सील थी। अनन्या का दिल धीरे से टाइट हुआ। उसने एनवेलप खोला। अंदर एक पेपर था, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारा काम अब तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। और नीचे एक एड्रेस, एक अननोन लोकेशन, मुंबई के पुराने इंडस्ट्रियल जोन के अंदर। अनन्या ने वह पेपर जोर से पकड़ लिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, यह वार्निंग है या इनविटेशन। दूसरी तरफ अर्जुन ने पहली बार उसका नाम डायरेक्ट किसी फाइल में नहीं, बल्कि एक डिसीजन के रूप में लिखा था। अनन्या देशमुख, ऑब्जर्वेशन से इंटीग्रेशन। यह माफिया लैंग्वेज थी। इसका मतलब होता था, अब यह इंसान बाहर नहीं रहेगा। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई सेटिस्फैक्शन नहीं था, सिर्फ एक गहरी साइलेंस, जैसे वह खुद अपने ही फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं था। अनन्या उस एड्रेस पर अगले दिन गई। वह जगह ज्यादा पुरानी थी। जंग लगे गेट्स, कुछ मशीनें और एक अजीब सा खालीपन, जैसे वहां का वक्त रुक गया हो। जैसे ही वह अंदर गई, दरवाजा बंद हो गया। अनन्या पीछे मुड़ी। पीछे एक लंबा कॉरिडोर था और उसके एंड पर एक आदमी खड़ा था, अर्जुन राठौड़। अनन्या ने धीरे से कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, क्योंकि अब तुम वापस नहीं जा सकती। अनन्या का गुस्सा उभरा। तुमने मुझे यहाँ किडनैप करने के लिए बुलाया है? तुम्हें क्या लगता है यह सब करके अपने जुर्म छुपा लोगे तुम? अर्जुन ने एक पल के लिए उसको देखा और फिर बोला, ये तुम्हारे लिए ही हो रहा है। अर्जुन ने उसके पास एक फाइल फेंकी। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन अब ऑफिशियली किसी और के नाम से चल रही है। अनन्या ने फाइल खोली। उसका काम, उसके नोट्स, उसकी रिसर्च, सब किसी और के नाम पर क्रेडिटेड था। उसके हाथ धीरे से काम गए। तुमने मेरा काम चुरा लिया। अर्जुन ने सीधा कहा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूं, और वैसे भी तुम्हें लगता है ना ये सब मैं कर रहा हूं, तो मैं अपने ही खिलाफ क्यों इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा? अनन्या की आंखों में पहली बार एक खौफ उतरा और उसने अर्जुन से कहा, प्रोटेक्ट? या मुझे अपनी दुनिया में लॉक कर रहे हो? अर्जुन कुछ सेकंड्स चुप रहा। फिर उसने कहा, तुम ऑलरेडी इस दुनिया में आ चुकी हो। उस मोमेंट पर अनन्या को समझ आया, यह सिर्फ उसकी और अर्जुन की कहानी नहीं थी। ये एक सिस्टम था, एक ऐसी दुनिया जहां एंट्री एक्सीडेंटल होती थी, लेकिन एग्जिट कभी सिंपल नहीं होता था। अर्जुन ने टर्न किया। तुम यही रहोगी जब तक मैं डिसाइड नहीं करता कि तुम बाहर सेफ हो। अनन्या ने पीछे से कहा,
और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? अर्जुन रुक गया और बोला, तुम्हारी ना का ऑप्शन अब एग्जिस्ट नहीं करता। और वह चला गया। अनन्या वहां अकेली रह गई, इंडस्ट्रियल हॉल की खामोशी में। और उस खामोशी के बीच एक सच क्लियर था, अब उसकी जिंदगी उसकी नहीं रही थी। और अर्जुन राठौड़ के लिए ये सिर्फ प्रोफेशनल का केस नहीं था, यह पहली बार था जब वह किसी इंसान को इस तरह प्रोटेक्ट कर रहा था, यह जानते हुए भी कि वह उसके खिलाफ है। कहानी अब एक नए फेज में एंटर कर चुकी थी, जहां ना अनन्या आजाद थी, ना अर्जुन पूरी तरह आजाद। द इंडस्ट्रियल हॉल की खामोशी में वक्त जैसे जम गया था। अनन्या वहीं खड़ी थी, उसके आसपास सिर्फ पुरानी लोहे की दीवारें, अंधेरे के लंबे साए और एक ऐसा सन्नाटा जो सुनाई नहीं देता लेकिन अंदर तक दबा देता है। उसने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा, बंद, पूरा सिस्टम लॉक था, कोई भी नॉर्मल इंसान वहां से निकल नहीं सकता था। और अर्जुन राठौड़ की दुनिया में नॉर्मल का कोई वजूद ही नहीं होता। अनन्या ने धीरे से अपनी सांस संभाली। तुम मुझे कैद नहीं रख सकते, उसने खुद से ज्यादा अर्जुन के फैसले को चैलेंज करते हुए कहा। और जैसे ही उसने ये बोला, पीछे से एक आवाज आई, मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा। अनन्या पलटी, अर्जुन वहीं था, उसके बिल्कुल करीब, इतना करीब कि उन दोनों के बीच हवा भी गुजरने की जगह नहीं थी। अर्जुन की आंखें उस पर टिकी हुई थीं। अनन्या ने गुस्से से कहा, तो फिर यह क्या है? सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन या एक और माफिया गेम? अर्जुन ने कुछ देर उसको देखा, फिर धीरे से बोला, तुम हर चीज को नाम देना चाहती हो, लेकिन मेरी दुनिया में हर चीज का नाम नहीं होता। अनन्या की हंसी निकल गई, लेकिन वह हंसी खुशी की नहीं थी। और मेरी दुनिया में बिना नाम के किसी चीज का हक नहीं होता। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, तुम बाहर जाओगी। अनन्या रुक गई। अर्जुन ने बात कंटिन्यू की, लेकिन सिर्फ जब मैं श्योर हो जाऊंगा कि तुम वापस उसी सच के पीछे नहीं जाओगी जो तुम्हें मार सकता है। अनन्या की आंखों में कंफ्यूजन था। तुम डिसाइड करोगे मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। आखिर तुम हो कौन? अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, हाँ, मैं ही करूंगा तुम्हें कंट्रोल। बस एक लफ्ज, लेकिन उस लफ्ज में पूरी दुनिया का वजन था। अनन्या ने अपनी मुट्ठी टाइट की। तुम समझते क्या हो अपने आप को? अर्जुन ने धीरे से कहा, जो मैं हूं। तुम्हें अभी सिर्फ उसका एक हिस्सा दिख रहा है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा, और उस पल उसने रियलाइज किया, यह इंसान सिर्फ माफिया बॉस नहीं है, यह एक ऐसा सिस्टम है जहां इंसान खुद अपना रूल बनाता है और फिर उस रूल को दुनिया का सच बना देता है। दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। एक आदमी आया। बॉस, पेरीमीटर सेट हो गया है। अर्जुन ने सिर हिला दिया। आदमी चला गया। अब वहां सिर्फ अर्जुन और अनन्या थे, और उन दोनों के बीच अब पहली बार साइलेंस नहीं, टेंशन था। अनन्या ने धीरे से पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो अर्जुन? मुझे सच बताओ, क्योंकि तुम गलत जगह गलत सवालों के पास पहुंच चुकी हो। अनन्या ने सीधा कहा, या शायद मैं सही जगह सही सच के पास पहुंच चुकी हूं। यह लाइन अर्जुन के अंदर तक गई। वह कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें लगता है तुम सच हैंडल कर सकती हो, लेकिन सच तुम्हें हैंडल नहीं कर सकता। अनन्या ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम मुझे डरा रहे हो अर्जुन। अर्जुन की नजर उस पर जम गई। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें रोक रहा हूं। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा, और उस पल कुछ अजीब हुआ। डर के बीच एक छोटा सा क्यूरियोसिटी का स्पार्क। अगर तुम सही हो तो तुम मुझे रोकना क्यों चाहते हो? अनन्या ने धीमे लहजे में अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, और यह साइलेंस सबसे डेंजरस था, क्योंकि माफिया दुनिया में जब जवाब नहीं होता तो उसका मतलब होता है जवाब इमोशंस में छुपा हुआ है। अर्जुन ने फाइनली कहा, तुम अब मेरे सिस्टम का हिस्सा हो।
अनन्या ने शॉक्ड होकर कहा, मैं इस घटिया सिस्टम का हिस्सा कभी नहीं हो सकती। अर्जुन ने रिप्लाई किया, तुम समझ नहीं रही, यह जिंदगी और मौत के बीच की जंग है। उसने एक फाइल टेबल पर रखी। तुम्हारी जिंदगी अब एक टारगेट लिस्ट पर है। अनन्या ने फाइल खोली। उसके अंदर कुछ एनक्रिप्टेड पेज थे और उस पर उसका नाम मल्टीपल जगह हाईलाइट था और नीचे एक और नाम रिपीटेडली लिंक्ड था, अर्जुन राठौड़, एंकर रिस्क। अनन्या ने कंफ्यूज होकर देखा। ये क्या है? अर्जुन ने आहिस्ता से कहा, इसका मतलब है अगर तुम जिंदा हो तो मैं भी जिंदा हूं। अनन्या की सांस एक पल को रुक गई। तुम कहना क्या चाहते हो? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसकी आवाज बेहद धीमी हुई। तुम सिर्फ विटनेस नहीं हो, तुम कनेक्शन हो। अनन्या का दिमाग ब्लैंक हो गया। किस चीज का? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, बस पलट गया और जाते जाते एक लाइन छोड़ गया, तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा कि तुम यहाँ क्यों हो। और उसके बाद दरवाजा बंद हो गया। अनन्या अकेली रह गई, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक नया फेज शुरू हो चुका था, डर और कंफ्यूजन के बीच का। और अर्जुन के अंदर पहली बार कुछ उलझ रहा था, कुछ ऐसा जो उसके उसूलों को ही चैलेंज कर रहा था। उस रात अर्जुन वहां से चला गया, लेकिन अनन्या वहीं रह गई थी। वहां बाहर अर्जुन की पूरी सिक्योरिटी मौजूद थी, अनन्या की सेफ्टी के लिए। अनन्या थक हार कर एक कुर्सी से टेक लगाकर आराम कर रही थी। अचानक उसे बाहर से गोलियों की आवाज आई। वह डर कर उठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। काफी देर वह आवाजें आती रहीं। जिन लोगों ने वहां हमला किया था वह सारी जानकारी लेकर आए थे। उन्हें पता था यहाँ कितने लोग मौजूद हैं, कितने हथियार। उन्होंने बॉम्ब का इस्तेमाल किया। अर्जुन के काफी गार्ड्स मर चुके थे और साथ ही जिन लोगों ने यहाँ हमला किया उनके भी काफी लोग मारे गए थे। बहुत देर की लड़ाई के बाद अर्जुन के सारे लोग मारे गए, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ हमला किया था उनके 2 लोग बच गए और उन्होंने फैक्ट्री के दरवाजे के अंदर कदम रखा। सामने अनन्या डरी हुई खड़ी थी। वह अनन्या को शूट करने ही वाले थे कि अचानक पीछे से एक साथ 2 गोलियां चलीं और सीधा उन दोनों आदमियों के दिमाग में जाकर लगी और वह वहीं ढेर हो गए। वह गोलियां चलाई थी अर्जुन ने। अनन्या को यहाँ छोड़कर अर्जुन चला तो गया था, लेकिन उसके दिल को चैन नहीं आ रहा था, इसलिए वह इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे वाले समंदर किनारे बैठा था। जब उसने गोलियों की आवाज सुनी तो वह यहाँ पहुंचा और उसने अनन्या को बचा लिया। अनन्या बहुत डरी हुई थी। अर्जुन ने उसे पानी दिया और उसे समझाया, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। अर्जुन ने अनन्या को कुर्सी पर बैठाया, रिलैक्स करवाया। फिर अर्जुन ने कहा, अब तुम समझ गई होगी कि मैंने जो कहा था वह सब सच है। अनन्या ने कहा, नहीं, हाँ तुमने मुझे बचाया, लेकिन तुम कितने घटिया इंसान हो ये मैं अभी भी नहीं भूली हूँ और मैं कभी तुम पे भरोसा नहीं करूंगी और यहाँ से आजाद होकर रहूंगी। अर्जुन ने गुस्से में गर्दन हिलाई और पीठ मोड़कर कहा, बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा, अब बस जो मैं कहूंगा वही होगा, तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करोगी। अनन्या गुस्से में आई और बोली, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है, मैं तुम जैसे इंसान से शादी करूंगी? मर जाऊंगी लेकिन यह कभी नहीं करूंगी। अनन्या की बात पे अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, करोगी तो तुम यहीं। फिर अर्जुन ने अपना लहजा धीमा किया और अनन्या से कहा, प्लीज बैठो। पहले तो अनन्या नहीं बैठ रही थी, लेकिन अर्जुन के जिद करने पर उसे बैठना पड़ा। फिर अर्जुन ने अनन्या से कहा, मैं ये सब सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ, मेरी बात समझो। फिर उसने अनन्या को बताया, जो सब सबूत तुमने मेरे खिलाफ जमा किए थे, जो पूरा सच नहीं था, ये सब उनकी वजह से हो रहा है। फिर उसने कहा, जब मुझे पता लगा कि एक लड़की मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो समझ गया ये मेरी दुश्मन की नहीं
बस एक सच्ची नेक लड़की है, इसलिए मैंने पहली बार किसी को इतनी छूट दी कि वह मेरे खिलाफ जा सके। ये जानते हुए भी कि तुम मेरे अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, मैंने तुम्हें सिर्फ वार्न किया, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं इस दुनिया में कई सालों से हूँ। बहुत लोग देखे, लेकिन सच का साथ देने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम्हें मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन इसका फायदा मेरे राइवल ने उठा लिया। किसी और को भनक लग गई थी कि तुमने मेरे खिलाफ कुछ सबूत जमा किए हैं और कोई उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन को चुराया गया, तुम्हारा नाम रिप्लेस किया गया और अब वह लोग तुम्हारी जान के पीछे हैं, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद ही वह लोग तुम्हारी उस इन्वेस्टिगेशन को अपने रंग दे पाएंगे। बस इसलिए मैं तुम्हें इस सब से दूर रहने को कहता था। फिर वह खामोश हो गया। अनन्या ने कहा, मैं नहीं मानती तुम्हारी बात, और क्यों मानूं? तुम भी तो एक डॉन हो, तुम भी तो लोगों को मारते हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और यहाँ से बाहर भी जाऊंगी। अर्जुन गुस्से से बोला। अनन्या, अब चॉइस का वक्त खत्म हो गया है, तैयार हो जाओ, शादी तो होगी, क्योंकि मेरे तुम्हें प्रोटेक्ट करने का एक यही रास्ता है। अब तुम्हारे लिए राठौड़ मैंशन और राठौड़ नाम से ज्यादा सेफ कुछ नहीं। यह कहता हुआ वह वहां से चला गया और अनन्या वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर में अर्जुन का कुछ फीमेल स्टाफ अंदर आया, जो अनन्या को जबरदस्ती गाड़ी में डाल के राठौड़ मैंशन ले आया।